Hello my dear all friends, Namaskar, most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter Chemical Equilibrium. But main topic आज का हमारा है लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे साइट में हम LOMA लिखेंगे या इसी का अदर नेम है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। एट द फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय नॉर्वे साइंटिस्ट गुल्डबर्ग एंड वागे इन 1864। तो 1864 में जो है नॉर्वे के दो साइंटिस्ट हैं, एक है आपका CM गुल्डबर्ग और नेक्स्ट है आपका P वागे। इन दो साइंटिस्टों ने जो है लॉ ऑफ मास एक्शन या आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को दिया। सपोज करते हैं कि ये आपका केमिकल एक रिएक्शन है A+B और ये आपका चेंज हो रहा है C+D में। इसके नंबर आप मोल मान लेते हैं M1 और M2 और प्रोडक्ट है N1 और N2। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और ये सब आपका गैसियस स्टेट में दिया गया है। तो ये सपोज कर लेते हैं एक रिएक्शन है, इसमें इसकी हम एरो की बात करते हैं। तो ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है आपका फॉरवर्ड RF, और इधर को चलते हैं तो ये R और B है बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स आपका लेफ्ट से राइट चल रहे हैं। और यदि आपका राइट से लेफ्ट चलेंगे तो ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा, इसके लिए ये रिएक्टेंट होगा और ये होगा प्रोडक्ट। तो इस एरो को हमने RB लिख लिया, इस ऊपर वाले को जो लेफ्ट से राइट चल रहा है इसे RF लिख लिया। अब यहां बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन R जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। दूसरी खास बात, अगर रिएक्टेंट मोर देन 2 है तो इनटू कर लेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास के ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दो चीजें हैं, ये जो R है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के, एंड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट के, एक्टिव मास के, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा बताया गया लॉ ऑफ मास एक्शन में। दो चीजें ध्यान देंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, एंड रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड रेट ऑफ रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चाहे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करिए प्रोडक्ट के, या कहिए एक्टिव मास के प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताया गया है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन में। इधर से चलेंगे तो ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा। लेफ्ट से राइट चलेंगे तो ये आपका रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा।
क्योंकि रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है। तो गुल्डबर्ग और वागे ने इस आपके रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशनों के इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किया और दिया एक रूल जिसे कहा गया है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to the product of concentration of reactant or अथवा कर लीजिए the product of active mass of reactant। तो ये है आपका law of mass action। ये law of mass action की डिफिनीशन है या law of chemical equilibrium की डिफिनीशन है। इसके बाद इसका करते हैं हम लोग डेरिवेशन। तो यहां हम लिख सकते हैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का डेरिवेशन। सपोज दैट अ केमिकल रिएक्शन, ये आपका ए है प्लस बी इज इक्वल टू आपका सी एंड प्लस डी। ये हमने मान लिया है गैसियस स्टेट में सब है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसके मोल मान लेते हैं M1 एंड M2, N1 एंड N2। तो यहां से चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया जाए तो इसे हम लिख लें RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। रिएक्टेंट A है और आपका B है। जो आपका मोल रहेगा M1 M2 ये बदल जाएगा आपका पावर में, और यहां आपका RF जो है ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ध्यान देंगे RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसको हम इक्वल कर लेते हैं, आ जाता है KF और A का कंसंट्रेशन इनटू B का कंसंट्रेशन पावर में M1 और M2। इसे इक्वल किया गया, हमने कांस्टेंट ले आए K और F। तो यहां से KF ये हो गया आपका वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और ऐसे ही लिख लेते हैं सेम टाइप। इसी प्रकार यदि आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जाए, अब ये आपका आर एफ था, अब इधर चलेंगे आर बी होगा। इसके लिए ये आपका होगा रिएक्टेंट। ये क्या होगा? इधर से इधर चलेंगे तो अब ये हो जाएगा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी के कंसंट्रेशन और डी पावर में आपका N1 और N2 जो मोल रहता है बदल जाता है किसमें? पावर में। इसको भी बराबर कर दीजिए, आर बी बराबर के बी, और ये हो गया है आपका सी का कंसंट्रेशन और डी का कंसंट्रेशन पावर में N1 और N2। ये आपका आर बी क्या है? ये है आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है आपका। और के भी क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब यहां चलते हैं एट इक्विलिब्रियम।
हम बात इक्विलिब्रियम की करते हैं, तो ये आपका आर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आर बी, और यदि आर एफ आर बी के इक्वल हो जाए तो यहां से हम देख लेते हैं, तो आर एफ की वैल्यू रख लीजिए के एफ, ए का कंसंट्रेशन पावर में m1, बी का कंसंट्रेशन पावर में आपका m2 बराबर इक्वल टू आपका के बी, यहां से सी का कंसंट्रेशन पावर n1 और आपका डी का कंसंट्रेशन पावर में आपका n2, और इसे लिख सकते हैं हम, आ गया है आपका के एफ बाई आपका के बी बराबर, ये बैकवर्ड के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये आ गया सी का कंसंट्रेशन डी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, और सी और डी का कंसंट्रेशन पावर में n1 और n2, और ये है आपका m1 और m2। ये है आपका के एफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों के रेशियो को लिख लिया जाए के सी, तो ये आ जाएगा सी का कंसंट्रेशन डी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन पावर में n1 और आपका n2, और ये हो गया m1 और m2। ये आ गया है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए किसी भी इक्वेशन के लिए एक फार्मूला। ये आ गया केसी बराबर, इसे कहेंगे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय केसी। तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, दोनों के रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जिसे केसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर सी का मतलब कंसंट्रेशन ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो है डिपेंडेड ऑन केसी, डिपेंडेड ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर। आप ध्यान देंगे इस पॉइंट को, जो आपका केसी की वैल्यू है ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट के नेचर पर और टेम्परेचर पर। तो ये जो है दो चीजों पर निर्भर करता है। अगर आप कहते हैं कि ये जो है ये कांस्टेंट होता है, चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर कहा जाए कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा या प्रेशर पर डिपेंड करेगा, तो आपका आंसर होगा नो, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो इसका वैल्यू जो है रिएक्टेंटों के कंसंट्रेशन और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर पर। इसकी वैल्यू जो है ये किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होगा, निश्चित होगा। बट नेचर रिएक्टेंट के नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। हाँ, कंसंट्रेशन और प्रेशर रिवर्सिबल रिएक्शन के देखेंगे तो इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हमें केसी निकालना है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और जो पावर है वो बदल जाएगा किसमें, मोल में। बस यही आपको ध्यान देना है।
जैसे कि कोई भी रिएक्शन यदि लिखा जाए और उसके लिए कहा जाए कि आप बताइए Kc की वैल्यू, जैसे आपको दे दिया गया N2 और प्लस 3H2 इज इक्वल टू आपका 2NH3। इसके लिए यदि Kc निकालना हो, कैलकुलेट करना हो, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मोल है टू पावर में बदल जाएगा। ये हो जाएगा आपका N2 का कंसंट्रेशन और ये आपका H2 का कंसंट्रेशन 3 मोल है तो ये बदल जाएगा पावर में। और ये सब होगा आपका गैसियस स्टेट के लिए। ये किसके लिए होगा? गैसियस स्टेट के लिए ये बनाया गया Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि आप लिखें H2 प्लस I2 और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है 2HI में, इसके लिए Kc कैलकुलेट करना हो, प्रोडक्ट है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई आपका रिएक्टेंट मींस H2 का कंसंट्रेशन और I2 का कंसंट्रेशन मींस एक्टिव मास, और ये 2 आपका कन्वर्ट होगा पावर में। तो दिस इज ए वैल्यू ऑफ Kc। किसी रिएक्शन के लिए आपको Kc निकालना है तो आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर देंगे, ये आ जाता है आपका कंसंट्रेशन। तो Kc बिल्कुल इजी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका ये। और C अगर कंसंट्रेशन है तो यूनिट तो आपका मोल पर लीटर होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है किसे? कंसंट्रेशन को। आपको कहा गया PCl5 इज इक्वल टू PCl3 एंड Cl2। Kc कैलकुलेट करिए तो Pc का कंसंट्रेशन इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाई PCl5 का कंसंट्रेशन, दिस इज ए आपका वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन लिखा हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप लिखिए और डिवाइड कर दीजिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, आपकी वैल्यू आ जाती है क्या? Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। और कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो उसके लिए हम इजीली निकाल सकते हैं Kc की वैल्यू। आप जो है Kc की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। C के केस में जो है कंसंट्रेशन के केस में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जो पावर होगा उसे हम इजीली कन्वर्ट कर देंगे किसे? पावर में। बस यही आपका फार्मूला है। तो यहां पर इसके लिए यदि लिखा जाए आपका कि किन किन कंसंट्रेशन के केस में बनता है और प्रेशर के केस में यह पाया जाता है, तो ये है आपका K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ये कंसंट्रेशन के पदों में लिखा जाता है, कंसंट्रेशन के केस में लिखा जाता है, बट आप पार्शियल प्रेशर करते हैं तो Kp हो जाता है। तो आपका Kc एंड Kp दो K से आपके बनाए गए, फार में आप K, तो K दो रूपों में है। ये हमने लिख लिया K इज इक्वल टू Kf बाई Kb। वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के रेशियो को K नाम दे दिया गया। अब K दो फार्मों में पाया गया, जैसा कि हमने लिखा कि रिएक्टेंट है A और प्लस B इज इक्वल टू आपका C एंड प्लस D। इसका मोल है आपका M1 एंड M2 और ये है आपका N1 और N2। इसके लिए यदि हम दोनों वैल्यूज को निकालें और कैलकुलेट किया जाए तो यहां से आ जाता है Kc बराबर प्रोडक्ट है आपका C का कंसंट्रेशन और D का कंसंट्रेशन पावर में N1 और N2 और डिवाइडेड बाई आपका कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B पावर में आपका M1 और M2।
ये आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू। तो यहां से हम जो है Kc की यदि यूनिट निकाले तो यूनिट ऑफ Kc की वैल्यू यदि कैलकुलेट करना हमको, तो ये हम जानते हैं एक्टिव मास के इक्वल होता है, और ये बराबर होगा आपका मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट जो है ये मोल पर लीटर होगा। बट यदि हम पार्शियल प्रेशर के केस में देखें Kp इज इक्वल टू, तो हर जगह P को जोड़ देंगे आप, P और C का कंसंट्रेशन जैसा कि आप लिखते आए हैं। अब इसका पावर में आप कर देंगे N1 और इंटू P और D, और आपका पावर में N2 और डिवाइडेड बाई आपका A है, तो PA का पावर में आपका M1 और इंटू PB का पावर में आपका क्या AM2। तो ये पार्शियल प्रेशर के केस में आ जाता है आपका फार्मूला। और यदि आप यहां लिखते हैं यूनिट ऑफ Kp इज इक्वल टू, तो Kp को हम लिखें तो ये होगा आपका एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर को हम एटीएम लिखेंगे। तो पार्शियल प्रेशर के केस में एटमॉस्फेयर होगा यूनिट, और उसका ये आपका फार्मूला होगा। ये पार्शियल प्रेशर के केस में होगा, और ये आपका कंसंट्रेशन के केस में होगा। तो ये जो आपका K है ये दो केसों में पाया गया, Kc एंड Kp, जो कि टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। तो यहां आपका एटमॉस्फेयर होगा, और ये होगा आपका यूनिट मोल पर लीटर। तो ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। फार्मूला निकालिए और किसी रिएक्शन के लिए दोनों वैल्यूज को पुट अप करिए। इक्वेशन दिया जाएगा, आप प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिख लेंगे, यही वैल्यू होगा आपका लॉ ऑफ मास एक्शन का। कोई भी इक्वेशन आपको दिया रहे तो इजिली जो है Kp और Kc इसके लिए लिखा जा सकता है। जैसे कोई भी रिएक्शन यदि मान लिया जाए और उसके लिए दोनों वैल्यूज को लिखा जाए, कहा जाए आपका क्वेश्चन राइट द Kp एंड Kc फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आप Kc एंड Kp बताइए। ये है आपका N2 प्लस O2 इज इक्वल टू आपका 2NO। ये आपका रिएक्शन है। इसके लिए यदि हम Kc लिखें तो प्रोडक्ट है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये हो गया है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन पावर में 2, और ये हो गया है आपका नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इनटू ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। बट इसी के लिए यदि हमें Kp निकालना हो, यदि क्या निकालना हो Kp, तो आप लिखिए P NO का कंसंट्रेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका PN2 का कंसंट्रेशन है ये। अब इसे पार्शियल प्रेशर के केस में ऐसे लिखेंगे आप, और P ऑक्सीजन ये होगा आपका Kp की वैल्यू, और ये होगा आपका Kc की वैल्यू। तो दोनों सेम टाइप का है, इसकी यूनिट मोल पर लीटर है और इसका एटमॉस्फेयर है। तो ये आप बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड हम Kp एंड Kc को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और जो मोल है कन्वर्ट हो जाता है पावर में। बस ये आप